श्रोताओं, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं और इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। निश्चित रूप से जो इंस्टीट्यूट का इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है शोध कार्य एवं शिक्षण कार्य, वो प्रभावित हुआ होगा। डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शोध कार्य कितना प्रभावित हो रहा है और कैसे चल रहा है इस समय? जहाँ देखिए, शोध का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि अभी तो 20 अप्रैल तक तो हम लोग सिर्फ आवश्यक सेवाओं में ही लोगों को बुला रहे थे जी, और 20 अप्रैल के बाद अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं सारे लोग पूरी क्षमता के साथ यहाँ उपस्थित है कर रहे हैं जी। और ग्रुप डी स्टाफ क्योंकि कम आ रहा है, 33% लोगों को बुलाया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो प्रयोगशालाएं हैं जहाँ अनुसंधान कार्य चलता है उसकी गतिविधियां काफी सीमित हो गई हैं जी। और प्रोक्योरमेंट भी हमारा, यानी कि जो हम परचेज करते हैं, सामान खरीदते हैं, केमिकल वगैरह, उसमें भी प्रभाव पड़ा है, जो नहीं आ पा रही हैं। फार्म की गतिविधियां जहाँ पे हम अंडा और मांस को विकास करने के लिए प्रजातियों का विकास करते हैं, वहाँ पे अभी हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि कमी है स्टाफ के आने की। अच्छा। और हम लोग जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं, पक्षियों का वजन, अंडा, वो चीजें थोड़ा प्रभावित हुई हैं। अच्छा। मगर किसी तरह से हम अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और हो सकता है कि जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो हम लोग गति पकड़ के इस कार्य को और अच्छा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जहाँ तक कार्य करने का सवाल है, तो ऐसे में जब बाहर निकलते हैं तो मास्क से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो जितना भी स्टाफ है इन बातों का ध्यान रखता है? हाँ, इसमें हमने ये कर रखा है कि हमने सभी स्टाफ को जी, चाहे वो ग्रुप डी का स्टाफ हो या क्लास 1 का अधिकारी हो, सभी के लिए हमने फेस मास्क उनको उपलब्ध कराए हैं जी। सबको सैनिटाइजर दिए हुए हैं। हम अपने ऑफिसों को, कार्यालयों को और जो प्रयोगशालाएं हैं उनको हम सैनिटाइज कराते हैं, स्प्रे करा के हैं। नगर निगम की मदद से हम फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी है उसको बुलाकर भी हमने कैंपस पर सैनिटाइज कराया है। और जो अपना दिन प्रतिदिन के लिए है कि सारे एंट्री पर जहाँ भी प्रवेश की जगह है वहाँ पर हमने वॉश बेसिन और साबुन रखवा दिया है जी। और वो प्रवेश करने से पहले हर आदमी अपना हाथ अच्छे से धो के अंदर प्रवेश करता है और बाकी मास्क लगाना आवश्यक कर दिया है। साथ ही साथ एक और मैं जानकारी दे देता हूँ कि हमारे पास केंद्र सरकार के निर्देश भी आए हुए हैं कि आरोग्य सेतु जो ऐप है वो हमने यहाँ सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के मोबाइल में उसको इंस्टॉल कराया है जी। उनको आदेश दे रखा है कि आप सुबह घर से निकलने से पहले उसको अपने को स्वयं जांच करना है, उसको करें। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा है जो कोविड-19 से प्रभावित है तो उसको ये निर्देश है कि वो ना आए, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, अपने उच्च अधिकारी को बता दे। और यदि खुद की भी अगर तबीयत खराब होती है तो उसको भी ये निर्देश है कि वो तुरंत ही कार्यस्थान को छोड़ दे और अपने जो उसका अधिकारी है उसको सूचित करते हुए अपने घर चला जाए, मेडिकल चेकअप कराए और डॉक्टरी सलाह के अनुसार वो अपना आगे का कार्य करे। डॉक्टर साहब, शोध के अलावा जो शिक्षण कार्य है निश्चित रूप से पूरे देश में प्रभावित हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। संस्थान में किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है ताकि सेशन भी लेट न हो और प्रॉपर बच्चों को शिक्षित भी किया जा सके? क्या ऑनलाइन एजुकेशन की कोई व्यवस्था है? जी, इसमें ऐसा कर रखा है हमने, क्योंकि ये शिक्षण कार्य तो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। शुरू में तो लग रहा था पता नहीं बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ परास्नातक और डॉक्टरेट जी, इस तरीके के जो छात्र होते हैं वही होते हैं। जो संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, एक कोर्स में 6 से 8 बच्चे होते हैं जी। मगर क्योंकि जब वो यहाँ नहीं है तो उनको हमने पढ़ाने के लिए जो केंद्र सरकार के पहले निर्देश आए थे कि जूम नाम का जो एप्लीकेशन है जी, हमने जूम से उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगभग 20 दिन पहले हमने शुरू कर दी थी। और अभी सारे हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट यानी परास्नातक की छात्रों को पढ़ाने में लगे हैं, तो सभी लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी पहले तो जूम ऐप से यूज कर रहे थे, अभी हमारे पास निर्देश आया है कि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम का जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन मीटिंग के लिए और टीचिंग के लिए, तो हमारे सारे शिक्षक जो है जिनको हम साइंटिस्ट शिक्षक कहेंगे जी, वो लोग अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, क्योंकि जो कोर्स पिछड़ गया है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जो प्रयोगात्मक कार्य है उसमें तो अभी जब तक वो आएंगे नहीं तो प्रैक्टिकल तो अभी करना संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मुर्गी पालक के संस्थान से जुड़े हुए हैं, सलाह भी लेते रहते हैं समय समय पर, तो ऐसे में मुर्गी पालकों का काम प्रभावित हुआ है और क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो मुर्गी पालन सही तरीके से कर सकें और साथ ही साथ जो ये वायरस की लड़ाई है इससे भी अपने को बचा सकें? हाँ, ये आपने बहुत सही पूछा है, क्योंकि हम लोग, हमारे साथ जितने भी संस्थान के साथ जुड़े हुए हमारे मुर्गी पालक भाई हैं, छोटे स्तर पे, मध्यम स्तर के लोग हैं जी,
और वो यहाँ से चूजे ले जाया करते थे या जो भ्रूण वाले अंडे होते हैं वो ले जाके अपना हैचरी में निकाला करते थे। लॉकडाउन से क्या हुआ है कि थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है उनके कार्य पे, और कुछ ऐसा भी हुआ है कि लोगों में इस तरह का भ्रम फैला दिया गया था कि अंडा खाने से और मांस खाने से, मुर्गी का मांस खाने से ये कोरोना नाम का वायरस फैल सकता है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर सूचित करना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी अनुसंधान कार्य हुए हैं, अभी जितना भी शोध पूरे देश में हुआ है, विदेश में हुआ है, उसमें मुर्गियों से या मुर्गी के अंडे खाने से कोरोना फैलने की कोई रिपोर्ट नहीं है। भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं, राज्य सरकारों ने भी ये निर्देश जारी किए हैं कि उसको आप खा सकते हैं और इस अफवाह पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मुर्गी का अंडा या मुर्गी का मांस खाने से कोरोना वायरस हो सकता है। जी, तो इसका मतलब है ये एक अफवाह है, इस पर ध्यान न दें और बाकी जो जिस प्रकार से सेवन इसका कर रहे हैं वो करते रहें। जी, और इस अफवाह के विरुद्ध जहाँ भी जो भी सक्षम अधिकारी, जैसे कि पशु चिकित्सा वेद है हमारे, हर जिले में एक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होता है, वो उसको भी हम लोग ने अलग अलग माध्यमों से, ट्रेनिंग के माध्यम से और इस तरीके से हम सूचना दे रहे हैं कि वो अपने पास आने वाले लोगों को, किसानों को, मुर्गी पालकों को यही बताएं कि मुर्गी का मांस और अंडा खाना पूरी तरह सुरक्षित है। जी, बहुत अच्छी बात है। और एक बात वही जो शुरू में कहा था कि मुर्गी पालक किस बातों का ध्यान रखें ताकि अपना मुर्गी पालन का काम भी करते रहें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क लगाकर और सैनिटाइजेशन, इसका भी ध्यान रखें ताकि कोरोना वायरस से भी बच सकें। देखिए, ये बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो ये पूरे समाज को करना है, मुर्गी पालकों को, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक कमरे में घुस के उसमें कार्य करते हैं और अपना दाना देना है या पानी देना है। तो इसमें हमने उन लोगों को सुझाव दे रखा है। हम समय समय पे एडवाइजरी भी देते हैं, उनको बुला के भी समझाते हैं, फोन पे भी समझाते हैं। उस पर हम यही सलाह देते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, फार्म के अंदर जाना हो या किसी भी कार्य से हो, बिना मास्क के तो बिल्कुल भी ना लगे। और दूसरा, अपने सर की एक कैप, टोपी आती है, उसको भी लगा के रखें। तीसरी बात हम ये उनको कहते हैं कि अपने साथ हमेशा एक सैनिटाइजर अपनी जेब में रख के चलें। और समय समय पर 2 घंटे में, 3 घंटे में अपने हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लें। दरवाजे के पास कुछ इस तरीके का चूना छिड़क के या कोई दवा ऐसी छिड़क के जिससे कि कीटाणु वहाँ पर ना आ पाए, विषाणु वहाँ पर ना आ पाए, इस तरीके की व्यवस्थाएं करें। और भी महत्वपूर्ण ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि परस्पर दूरी बना के रखें। उनको बार बार ये सुझाव देते आए हैं और देते रहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कम से कम 10 फीट की दूरी पे एक दूसरे के बीच में रखें। जहां अंडा और मुर्गा बिकता है, जो हमारे पशुपालक भाई इसको बेचने में भी, उस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उसमें भी हम यही सलाह देते हैं कि जहां पर बिक्री केंद्र हो आपका, वहां पर 10 फीट के या 9 फीट के दायरे में गोले बना दें और जो भी अपने विक्रेता आते हैं वहां पर उनको इस तरीके का प्रावधान कर दें। 10 फीट की दूरी पर एक दूसरे से खड़े होंगे और हाथ धोने की व्यवस्था भी वहीं बनवा दें ताकि वो आते समय अपने कुछ भी छूते समय अपने हाथों को धो लें। तो ये 2-3 मुख्य बातें हैं। चेहरा ढके रखना है, हाथों को अच्छी तरह निरंतर साफ करते रहना है और एक दूसरे के बीच में दूरी बना के रख। डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, विशेष रूप से संस्थान की जो गतिविधियां हैं, चाहे शोध कार्य हो, चाहे ऑनलाइन शिक्षा की बात हो, चाहे किसानों या मुर्गी पालकों को जो सलाह है उसके बारे में बात हो, विस्तार से बताई। और इन बातों को सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से भी बच सकें और साथ ही साथ अपना बाहर जाकर के काम भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव कुमार जी।